हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री के क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। इसमें हम पढ़ेंगे वीवर्स के बारे में, मतलब जो लोग क्या है, जो कपड़ा होता है ना, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, उसमें जो कॉटन के कपड़ों पे बुनाई करा करते थे। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ में, इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल ने इतना ग्रो किया था, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल का कैसे डिक्लाइन हुआ था। ऐसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और फैक्ट्री ओनर्स, इनके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज़। तो ये चैप्टर है मेनली हमें किसके बारे में बताएगा, स्टोरी बताएगा, किसकी जो क्राफ्ट था, मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल था उसके बारे में, और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। मतलब जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए थे तो उस टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था स्टील, मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में इंडिया में, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स लोग आए थे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना, पहले जब वो इंडिया में आए, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही फेमस था अपनी कॉटन टेक्सटाइल के लिए, तो देखिए मेनली टेक्सटाइल और आयरन इंडस्ट्रीज़, इन इंडस्ट्रीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ये पढ़ेंगे। बोथ दिस इंडस्ट्रीज़ वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ थी ना, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। क्योंकि जो भी कॉटन टेक्सटाइल है, ठीक है, उससे हमारे कपड़े बन रहे हैं जो लोग पहनते हैं, ठीक है, और जो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इनसे हम लोग अपने घर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, स्टील का यूज़ होता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बनाते हैं, उसमें भी आयरन और स्टील का यूज़ हो रहा है। तो इन्हीं जो दो इंडस्ट्रीज़ है, रॉ मटेरियल तो उनके लिए यही है ना, अगर बड़ी बड़ी मशीन्स बन रही है तो आयरन और स्टील रॉ मटेरियल है। कपड़े बना रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के वजह से क्या है, वर्ल्ड एकदम जो है बहुत ही रिवॉल्यूशन आया था, चेंज आया था। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन 19th सेंचुरी। देखिए पहले क्या था, जो कॉटन टेक्सटाइल था वो इंडिया में जो था सबसे लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना, उन लोगों ने क्या करा, मशीन की हेल्प से क्या है मतलब वो लोग क्या करने लगे, कॉटन जो प्रोड्यूस करने लगे मशीन्स की हेल्प से ठीक है। तो क्या हुआ, अगर फिर वो मशीन से की हेल्प लेते थे तो उससे क्या हुआ, जो कपड़ा है वो जल्दी भी बन जाता था। तो इसकी वजह से क्या है, जो ब्रिटेन है वो बहुत ही मतलब आगे आ गया था इसमें। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850, और जब उसके बाद क्या आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करना स्टार्ट हुई 1850 में ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद ब्रिटेन को क्या बोलने लगे, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ब्रिटेन में सारी फैसिलिटीज़ है, लाइक वहाँ कॉटन टेक्सटाइल भी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की भी फैसिलिटी है, तो उसको क्या कहा जाने लगा, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो ब्रिटेन में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का, और या फिर कॉटन टेक्सटाइल का, उसका कनेक्शन है कहीं ना कहीं इंडिया से, बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि देखिए पहले आपने भी पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो इंडिया पे सिर्फ व्यापार करने आए थे, ठीक है, वो यहाँ पे आके व्यापार करते थे, ठीक है, यहाँ से सामान ले जाते थे, फिर इंडिया में अपने यूरोप मार्केट में जाके बेचते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार बनाने के लिए क्या है, इंडिया में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यू हैव सीन हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लीड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। आपने चैप्टर 2 में भी देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उनका इंटरेस्ट, व्यापार में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने क्या करा, इंडिया की ज़मीन पे ही कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि वो मेनली स्टार्टिंग में इंडिया पे कब्ज़ा करेंगे करके ये सोच के नहीं आए थे। उन्होंने ये सोचा था कि हाँ इंडिया पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे गुड्स मिलते हैं, तो हम इसका व्यापार करेंगे और यूरोप में जाके उसको ज़्यादा दामों में बेचेंगे, इसीलिए वो यहाँ आए थे। लेकिन अपने ट्रेड को ही फैलाने के लिए उन्होंने इंडिया की जो लैंड थी उसमें कब्जा कर लिया, ठीक है। In the late 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। अब क्या है, 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो इंडिया से गुड्स खरीदते थे, कॉटन खरीदते थे, स्टील खरीदते थे, आयरन खरीदते थे, सारे गुड्स खरीदते थे कम दामों पे, लोअर प्राइसेस में, और फिर उन्हीं सेम चीज़ों को वो इंग्लैंड और यूरोप में बेचा करते थे, ठीक है, ज़्यादा हाई अमाउंट में, जिससे कि क्या है उन लोगों को प्रॉफिट होता था।
With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a very vast market for their industrial product. अब जैसे जैसे उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स ने कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि जो इंडिया है वो एक ही बहुत वास्ट मार्केट है जहाँ पे हमारे जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें उन्हें यहाँ मिल रही थी, वो वहाँ जाके ज़्यादा अमाउंट में बेच रहे थे, तो उन्हें फ़ायदा हो रहा था, ठीक है. एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लोटिंग इंडिया. अब इस चैप्टर में आप यही देखोगे कि इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ को जब ब्रिटिशर्स लोग आए थे तो कैसे इफेक्ट पड़ा था. अब देखिए हम पहले इंडियन टेक्सटाइल जो कॉटन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसके मार्केट को क्या हुआ था, कॉटन इंडस्ट्रीज़ को क्या हुआ था. सो अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्योर्ड बंगाल, इंडिया वॉज बाई फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. लाइक आपने 715 के अराउंड क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने लोगों ने जब बंगाल में कब्ज़ा नहीं किया था, बंगाल में कॉन्क्योर्ड नहीं किया था. जो बंगाल है वो क्या था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स था, किसका, कॉटन टेक्सटाइल का. मतलब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉटन टेक्सटाइल का वर्ल्ड में कौन था, बंगाल था, जब तक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्ज़ा नहीं किया था. इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रियोन बोथ फॉर द फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूट क्राफ्टमैनशिप. अब वो इतना फेमस इसलिए था ना क्योंकि जो कॉटन टेक्सटाइल था ना इंडिया का, वो कॉटन क्या था, बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का कॉटन था, बहुत ही अच्छे से उसमें वीविंग की जाती थी, ठीक है, और जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत स्किल्ड थे, बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाते थे. दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन, उनको कहाँ कहाँ ट्रेड किया जाता था, साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट में और सेंट्रल एशिया में. फिर 16th सेंचुरी से क्या होने लगा, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप. अब जो 16th सेंचुरी से जो यूरोपियन की ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में आई थी, वो क्या करती थी, टेक्सटाइल लेती थी इंडिया के लोगों से और उनको फिर यूरोप में जाके क्या है, बेचने लगी. So memories of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages. तो जो ये जितनी अच्छी तरीके से ये कॉटन टेक्सटाइल और इंडिया में फ्लरिश हो रहा था और उनकी क्राफ्टमैनशिप है जो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही थी, ठीक है, तो वो इंडियन वीवर्स ने अभी भी मतलब अच्छे से प्रिजर्व करके रखी है. मतलब कोई किसी चीज़ों में लिखी गई है, इंग्लिश में भी और अदर लैंग्वेज में भी लिखी गई है. फिर वर्ड टेल्स अस हिस्ट्री, जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड से ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरीड बाय अरब मर्चेंट इन मसूल, ठीक है. जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं सबसे पहले उन्होंने जो मतलब जो कॉटन क्लॉथ है उन्हें कहाँ से मिला था, वो जो अरब मर्चेंट है इन मसूल, ठीक है, उनसे मिला था, जो कि कहाँ से ले गए थे, वो लोग भी इंडिया से ही ये ले गए थे, कॉटन जो है ले गए थे, यूरोपियन को इनसे मिला था, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट डे इराक है. सो दे बिगिन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल, तो वो सारी चीज़ों को क्या बोलने लगे, मुस्लिम. अब देखिए जो कॉटन टेक्सटाइल है ना उसको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाने लगा क्योंकि अभी होता है हमारी कंट्री में भी कोई एक चीज़ है उसको अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग जगह में होता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम बोलते हैं. तो इसलिए कॉटन टेक्सटाइल को भी अलग अलग कंट्रीज़ में क्या है डिफरेंट लैंग्वेजेस से जाना जाता था. तो जब यूरोपियन को सबसे पहली बार फाइन कॉटन मिला था अरब मर्चेंट से, जो कि इंडिया से ही ला के गए थे, वो उन्हें मोसुल में मिला था, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, मुस्लिम रख दिया, उसी से मिलता जुलता. अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइट करेंसी, ठीक है. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on Kerala. जब पोर्टुगीज सबसे पहली बार इंडिया में आए थे ना मसालों की सर्च में, तो कहाँ है वो, दे लैंडेड इन कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट इन द साउथ वेस्ट इंडिया, जो है वो वहाँ रहे थे कैलिकट में, ठीक है, साउथ वेस्ट इंडिया में है जो. द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसेस, उसके बाद क्या है वो मसालों के साथ ही साथ अपने साथ क्या भी ले गए थे, कॉटन टेक्सटाइल भी ले गए थे. और उससे वो लोग क्या बोलने लगे, कैलिको देखिए इसलिए बोलने लगे क्योंकि कैलिकट से ले गए थे, और इसीलिए जो है ये यूरोपियंस उसको मुस्लिम इसलिए बोलने लगे क्योंकि वो मोसुल से ले गए. तो कहीं ना कहीं जिस जगह से वो ले गए थे उसके नाम पे जो है वो कॉटन टेक्सटाइल को नाम देने लगे, ठीक है. एंड फिर उसके बाद जो है कैलिको वो एक जर्नल नेम बन गया कॉटन टेक्सटाइल के लिए. देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट, और भी बहुत सारे वर्ड है जो कि इंडियन टेक्सटाइल जो पॉपुलैरिटी है ना वेस्टर्न मार्केट में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जो है बुलाया जाता है.
तो अभी फिगर 3 में आप एक बुक का पेज देखोगे जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता इन 1730, यहाँ पे देखिए कि कॉटन, इसमें रेट भी लिखे गए हैं और हर मतलब कहाँ कहाँ पे किस किस नाम से कॉटन टेक्सटाइल को जाना जाता था वो यहाँ पे लिखा गया है. So the order that year was far like 5,89,000 pieces of cloth. तो मतलब क्या है, इसमें क्या हुआ था, लाइक लगभग 5,89,000 pieces of cloth जो है वो लोग ले जाते थे. Browsing through the order book you would have seen a list of 98 varieties of cotton clothes and silk. जो है यहाँ पे 98 वैरायटी, अलग अलग वैरायटी दी है कॉटन की, क्योंकि कब हर किसी की अलग अलग वैरायटी है. तो these were known by their common name in the Europe trade as pieces good. ठीक है. और जो यूजुअली वोवन क्लोथ पीसेस थे, लाइक वो उनकी जो मतलब लेंथ होती थी वो 20 यार्ड्स लॉन्ग होते थे और 1 यार्ड्स वाइड होते थे. इसमें आपको नाम भी दिए गए हैं यहाँ पे. ठीक है. नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लोथ इन द बुक. अलग अलग वेराइटी के क्लोथ दिया है यहाँ पे बुक में. अमॉन्ग द पीसेस ऑर्डर्ड इन बल्क वेयर प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चिंग. ठीक है. इसमें जो आप इतने सारे देख रहे हैं इसमें बल्क में, इसमें क्या है, जो प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स है. ठीक है. जो कॉटन क्लोथ्स होते थे जिसमें प्रिंटिंग अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती थी उसको क्या चिंट्स बोलते थे, या फिर कोसेस, या फिर बंधना. अब जैसे आपको पता है कि इंग्लिश लोगों को ये चिंट्स वर्ड जो है कहाँ से मिला, तो देखिए इट इज़ डिराइव फ्रॉम हिंदी वर्ड चिंत. ये हिंदी वर्ड चिंत से ही आया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, अ क्लोथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन. चिंत मतलब क्या, एक स्मॉल क्लोथ है जिसमें क्या बहुत ही कलरफुल फूल्स के डिज़ाइन बने हुए हैं. तो ब्रिटिशर्स ने हिंदी से ही ये वर्ड लिया था और फिर वो चिंट्स जो है बोलने लगे. From the 1880s, the started a craze for printing Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their execute floral design. फिर जो ये लोग क्या करने लगे 1680s में, उन्होंने क्या कर लगे, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को, जो प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल थे उनको इंग्लैंड और यूरोप में जो है वो ले जाने लगे. मेनली जिस वजह से वो ले जाते थे, जो उसमें डिज़ाइन बने रहता था वो इतना अच्छा था, उसका इतना फाइन टेक्सचर था और वो चीप भी था. और जो अमीर लोग होते थे ना, रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द जो क्वीन थी वहाँ की, वो भी क्या है, जो क्लोथ्स थे ना जो इंडियन फैब्रिक थे उनको ही पहनती थी, क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइनिंग उसमें की जाती थी. सिमिलरली जो वर्ड है ना बंधना, नाउ रिफर टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक और हेड. जो बांधना है ये सिमिलरली कहाँ से आया है, इसका मतलब होता है एक ब्राइटली कलर का प्रिंटेड स्कार्फ होगा जिसको कि या तो गर्दन में या फिर सर में बांधने के लिए जो है लोग ले जाते थे. ये जो वर्ड है ना ये कहाँ से, ये भी एक हिंदी वर्ड बांधना से ही डिराइव हुआ था. ठीक है. एंड रिफ़र टू अ वेराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ. ठीक है. ये बहुत ही ब्राइट कलर का क्लोथ होता था जो बेसिकली किससे टाइंग या फिर डाइंग के काम आता था. देयर वर अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय द प्लेस ऑफ ऑरिजिन. और भी क्लोथ्स जो उस बुक में लिखे गए हैं. तो जो इंडियन टेक्सटाइल है वो बहुत पॉपुलर बन गया था ऐसे ही डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में. अब इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट. अब इंडियन जो टेक्सटाइल है उसको यूरोपियन मार्केट में वो कैसे फैला उसके बारे में दिखाया गया है. ठीक है. तो क्या हुआ, बाय द लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ था, वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. अब जो यूरोप में लोग रह रहे थे ना वो ना बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया से ही सारा अगर कॉटन टेक्सटाइल आएगा तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे. तो जो वूल और सिल्क मेकर थे ना इंग्लैंड के, वो प्रोटेस्ट करने लगे कि जो इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल आ रहा है उसको यहाँ आना तुम बंद कर दो. ठीक है. तो 720 में क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने क्या है ये चीज़ मान ली और उन्होंने बोला कि इंडिया से जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, जो चिंट्स जो है वो इंग्लैंड में नहीं आएगा. ठीक है. मतलब इसको कैलिको एक्ट भी कहा जाने लगा. कैलिको एक्ट में ये था कि जो इंडिया से प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है वो यूरोप में नहीं आएगा, क्योंकि जो यूरोप के सिल्क मेकर्स थे उन लोगों ने बैन कर दिया था, उन्हें कंपटीशन लग रहा था इससे. क्योंकि सो एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड. इसी टाइम पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में डेवलप होना, क्योंकि इसी टाइम शुरू हुए थे और वो लोग क्या है जो इंडियन टेक्सटाइल है उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे. So English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile. अब देखिए ना, क्योंकि जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था और लोग उसे बहुत पहनना भी पसंद करते थे.
और जो इंग्लैंड में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वो उसी टाइम डेवलप हो रही थी, तो उन्हें लगा कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा अगर इंडिया से आता है, फिर हमारी चीज़ें कोई ख़रीदेगा ही नहीं। तो वो चाहते थे कि हम सिक्योर वे एक सेफ्टी मेजर पहले से ही वो चाहते थे कि इंडिया पे ये सारी चीज़ें आना ही बंद हो जाए। सो द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है, यही हुआ। फिर इन लोगों ने क्या करा, जो इंडियन डिज़ाइन था उनकी ही नकल करी और जो है प्रिंटेड किया, ठीक है, ऑन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ वो इंडिया से ही लाते थे, कपड़ा जो है इंडिया से ही लाते थे। मतलब उसमें ये था कि जो वीवर्स लोग जो उसमें बुनाई करते थे वो नहीं होता था, सिंपल एक कपड़ा लेके आते थे और यही जो इंग्लैंड के वीवर्स थे यही लोग उसमें बुनाई या कढ़ाई जो भी करते थे, और जो चीज़ें डिज़ाइन इसमें बनाते थे ना वो इंडियंस के जो डिज़ाइन होते थे वहीं से लेके बनाते थे। सो कॉम्पिटिशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब जो इंग्लैंड में कंपटीशन ये सोच रहे थे इंडिया से कंपटीशन होगा, तो इसी टाइम क्या है उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें सर्च की जिससे कि क्या है वो बहुत ही जल्दी चीज़ों को प्रोड्यूस करे। तो 1764 में स्पिनिंग जेनी जो है जॉन के ने इन्वेंट की थी। अब स्पिनिंग जेनी क्या होता है, अ मशीन बाय विच ए सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वॉज स्पन। एक सिंगल वर्कर क्या है, एक मशीन होगी जिसमें क्या कर सकता है, सेवरल स्पिंडल्स बनाएगा जिसमें क्या है थ्रेड को जो है बुना जाएगा। तो ये जब मशीन आई तो उसके बाद क्या हुआ, कॉटन क्या है वो बहुत ही धीरे बहुत ही मतलब कम टाइम में जो है वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे। उसके बाद स्टीम इंजन का भी रिचर्ड ऑकराइट ने जो है 1786 में जो है स्टीम इंजन प्रोड्यूस किया। तो इससे क्या हुआ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशन आए इंग्लैंड में, ठीक है। जो वो क्लोथ है वो बहुत ही जल्दी वेव हो जाता था और सस्ता भी मतलब होता था क्योंकि मशीन के थ्रू ही सारी चीज़ें जल्दी हो जाती थी। However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th century. 18th century तक जो इंडियन टेक्सटाइल था उसने डोमिनेट किया वर्ल्ड में। फिर जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी जैसे कि डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड, ठीक है। फिर मतलब इन्होंने क्या है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट उनको हुआ था इंडिया के ट्रेड से, क्योंकि वो अपनी कंट्रीज़ में जाके ज़्यादा पैसों में बेचते थे। तो वो लोग क्या करते थे ना, जो ये यूरोप के लोग होते थे वो इंडिया से क्या है जो ये गुड्स खरीदते थे ना, जो कॉटन और सिल्क खरीदते थे वो इंडिया से ले जाते थे और इंडिया वाले लोगों को क्या है सिल्वर के कॉइन दे जाते थे यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे पावर उन्होंने गेन करना शुरू किया, बंगाल में उन्होंने कब्ज़ा करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्या है वो गुड्स तो खरीदते थे लेकिन हमें उसके बदले कोई मेटल नहीं देते थे। और तो और वो क्या करते थे, जो ज़मींदार थे उनसे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इंडिया में, और इसी रेवेन्यू को यूज़ करके वो इंडियन टेक्सटाइल को जो है ख़रीदते थे। फिर मतलब हम ही से पैसा लेते थे और फिर वो पैसा हमारी चीज़ें ख़रीद के हमें देते थे। अब देखिए हूवर वेवर्स लोग थे कौन। वेवर्स ऑफर बिलोंग टू कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वेविंग। वेवर्स जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो कि क्या वीविंग कढ़ाई बुनाई करने में बहुत ही माहिर थे। देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो उनकी स्किल थी लाइक वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होती रहती थी। द टांटी वेवर्स ऑफ बंगाल, द झुलान्स और मोमिन वेवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड कोलाकार एंड देवांगाज ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। इसमें कम्युनिटीज़ बताइए जो फेमस थी वीविंग के लिए। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेट था ना कॉटन जो क्लॉथ है उसको प्रोड्यूस करने का, वो स्पिनिंग था। और जो स्पिनिंग वर्क है ये मोस्टली कौन करती थी, वुमेन करती थी। इसमें क्या होता था ना, द चरखा एंड द टकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, ये घर में ये बनाती थी। द थ्रेड वॉज स्पिन ऑन चरखा एंड रोल्ड ऑन टकली। जो थ्रेड है वो चरखा में घुमाया जाता था, ठीक है, उस मतलब जो चरखा है उसमें बुना जाता था। जो थ्रेड है वो मतलब क्या है चरखा में बुना जाता था और फिर जो तकली है उसमें गोल ऐसे करके घुमाया जाता था। और जब व्हेन द स्पिनिंग वॉज ओवर, जब स्पिनिंग ख़त्म हो जाती थी तो हमें क्या एक थ्रेड बन के मिलता था। और फिर थ्रेड क्या है एक साथ इस थ्रेड को पूरा एक साथ जोड़ के एक पूरा क्या है कपड़ा बना दिया जाता था।
जो वीवर्स लोग करते थे। और जो वीवर जो थे वो मोस्टली मैन लोग करते थे। वुमेन स्पिनिंग करती थी, चरखा घुमाती थी, थ्रेड प्रोड्यूस करती थी। जब थ्रेड बन जाता था तो मतलब रुई है, रुई को उन्होंने अपनी स्पिनिंग मशीन में डाला, उससे क्या है थ्रेड उन्होंने बनाया। फिर थ्रेड से क्या है लोगों ने थ्रेड को एक साथ बुन के पूरा क्लोथ बना दिया, कपड़ा बना दिया। फिर फॉर कलर, अगर कलर टेक्सटाइल चाहिए तो थ्रेड को क्या है वो डाई कर देते थे, जिससे कि रंगरेज भी बोलते हैं। और अगर प्रिंटेड क्लोथ चाहिए तो जो वीवर्स थे वो क्या है उनको क्या है जो स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स थे, जो कि चिप्पी गर्ल्स जिन्हें बोलते हैं, उनकी हेल्प चाहिए होती थी। वो जो है उस कपड़े में अपनी जो स्टैम्प जो भी उनकी प्रिंटिंग थी वो उसमें प्रिंटिंग कर देते थे। तो जो ये हाथ से वीविंग होती थी ये इंडिया में बहुत ही लोगों के लिए ऑक्यूपेशन थी, क्योंकि इसी से उनकी रोज़ी रोटी चल रही थी। फिर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, फिर इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन कैसे हुआ ये पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया इन सेवरल वेज। जो ब्रिटिश में जो डेवलपमेंट हुआ था ना इंडियन टेक्सटाइल का, उसने जो है ब्रिटिश में जो प्रोडक्शन हुआ था कॉटन टेक्सटाइल का, उसने इंडियन टेक्सटाइल को बहुत अलग अलग तरीके से क्या है इफ़ेक्ट किया था। सबसे पहला तो ये था कि जो इंडियन टेक्सटाइल था उनको किससे अब कम्पीट करना था, ब्रिटिश टेक्सटाइल से कम्पीट करना था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो भी अपने क्लोथ्स जो है यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में भेजते थे और इंडिया वाले भी भेजते थे, तो अब कॉम्पिटिशन हो गया था। और दूसरा ये था कि एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। अब जो टेक्सटाइल इंग्लैंड में भी जाना जो है डिफ़िकल्ट बन गया था, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा टैक्स जो है इम्पोर्ट कर रही थी इंडियन टेक्सटाइल में। अगर मतलब इंडिया से कोई भी कॉटन जो है ब्रिटेन में जाएगा तो वहाँ की टेक्सटाइल वहाँ की गवर्नमेंट क्या उसमें टैक्स बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट कर देगी, बहुत ही ज़्यादा टैक्स उनसे लेगी। सो जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई तो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका। तो जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, इंडियन टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल जो ब्रिटेन का था, इंग्लिश का था, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। और अफ्रीका से भी जो है फिर इंडियन टेक्सटाइल धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, अमेरिका से भी और यूरोप से भी। अब जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ तो जो लोग उन्हें बना रहे थे, जो वीवर्स थे, जो स्पिनर्स थे, अब वो लोग क्या करते, तो वो लोग भी अनएम्प्लॉय हो गए थे। जो वीवर्स थे इंडिया के, उन्हें वो उनके पास कुछ था ही नहीं बनाने को, क्योंकि उनका जो कॉटन टेक्सटाइल का काम है वो तो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि जो इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज़ थी वो इंडियन गुड्स को क्या है उनका सामान खरीद ही नहीं रही थी। एंड जो उनके एजेंट्स थे वो क्या है हम लोगों को एडवांस में पैसा भी नहीं दे रहे थे, पहले वो पैसा देते थे, एडवांस में पैसा भी नहीं दे रहे थे। तो डिट्रेस्ड वीवर्स रोड पटिशन टू द गवर्नमेंट, तो जो ये वीवर्स थे इन्होंने गवर्नमेंट को पटिशन भी लिखा है कि हमें जो है हेल्प करो। लेकिन अभी इससे भी बुरा और होने को बाकी था। जो 1830s में क्या हुआ, ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लोडेड इंडियन मार्केट। जो ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि जो मशीन आ गई थी ना उनके पास, तो उससे क्या बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो जाता था। तो इंडियन मार्केट एकदम हट ही गया था, वहाँ से हटा दिया था उन्होंने पूरा इंडिया मार्केट। इनफैक्ट लाइक 1880s तक क्या हो गया था, जो 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथ्स जो मतलब इंडियंस पहन रहे थे ना, वो भी क्या होता था ब्रिटेन में ही प्रोड्यूस होता था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर, ये सिर्फ वीवर्स को ही इन्होंने अफेक्ट नहीं किया था, इससे जो स्पिनर्स हैं उनको भी अफेक्ट हुआ था। जो 1000 ऑफ रूरल जो गांव में वुमेन रहती थी, जो अपना लाइवलीहुड अपना दिनचर्या स्पिनिंग करके जो कुछ पैसे 2-4 पैसे कमा के चला रही थी, वो भी जॉबलेस हो गई थी, क्योंकि अब इन कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के कहीं बिक ही नहीं रही थी, बल्कि जो बाहर से टेक्सटाइल जो लोग कपड़े बन के आ रहे इंडिया के वो लोग उन्हें पहन रहे थे। तो बहुत ही लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, लेकिन जो हाथों से वो वीविंग की जा रही ना वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी इंडिया में। ये ऐसा इसीलिए था ना क्योंकि ऐसे टाइप की जो हाथ से बुनी हुई चीज़ें होती हैं ना, ऐसी चीज़ें मशीन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीज़ें जो वो बहुत बारीकी से बनाई जाती थी, बहुत अच्छी से जो है वो बनती हैं, क्योंकि जो मशीन है वो ऐसी साड़ी तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ना जिसमें कि बहुत ही अच्छे बॉर्डर्स हों या फिर बहुत ही अच्छे पैटर्न से जो है चीज़ें बुने गए हो। अब इन चीज़ों की भी अच्छी खासी डिमांड थी, ठीक है। जो रिच लोग थे उनमें भी डिमांड थी और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनमें भी डिमांड थी। नॉर डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन ब्रिटिश प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लॉथ यूज्ड बाय पुअर पीपल इन इंडिया, ठीक है।
तो जैसे कि आपने सुना होगा जी, सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, ये जो टाउन्स थे ये इमर्ज्ड एज इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन लेट 19th सेंचुरी में। इम्पॉर्टेंट वीविंग सेंटर के ये इमर्ज हुए क्योंकि जो है हाथ से बुने हुए कपड़े जो है इंडिया के बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, मशीन से ऐसे कपड़े प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ, लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट जो महात्मा गांधी थे उन्होंने लोगों को ये बोला कि जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं ना, जो बाहर से कॉटन टेक्सटाइल से जो क्लोथ्स बन के आ रहे हैं, तुम उनको मत पहनो, बल्कि तुम उनको बाइकआउट कर दो, उनको ख़रीदो ही मत, बल्कि जो इंडिया के ही वेवर्स हैं जो हाथ से बुन के कपड़े बना रहे हैं तुम उसे पहनो, ठीक है। तो खादी ग्रेजुअली मतलब जो लोग पहनेगा यहाँ के कपड़े, मतलब वो है कि वो ही, हाँ वो असली देशभक्त है, देश से उन्हें प्रेम है, जो मतलब बाहर के लोगों को एकदम बाइकआउट कर दो जो बाहर से कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में आ रहा है। तो चरखा केम टू रिप्लेस, क्योंकि जो चरखा है उसी से स्पिनिंग की जाती थी, तो इसीलिए जो कांग्रेस है ना उसने जो हमारा फ्लैग था उसमें जो बीच में है उसमें चरखा का क्या है साइन भी बना हुआ था 1931 में। देन व्हाट हैपन टू वीवर एंड स्पिनर टू, उनके साथ क्या हुआ, जिन स्पिनर और वीवर ने जो है मतलब लाइवलीहुड उनकी इससे ही चलती थी। मैनी वीवर्स बिकेम बहुत सारे वीवर्स जो थे एग्रीकल्चरल लेबर बन गए, और कुछ लोग शहरों में जाने लगे मतलब जॉब की सर्च में, और कुछ लोग जो थे वो कंट्री से ही बाहर चले गए थे, अफ्रीका में प्लांटेशन में काम करने, कुछ साउथ अमेरिका में, और कुछ लोग उनमें से हैंडलूम वीवर्स थे जो कि न्यू कॉटन मिल्स जो इस्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे में, अहमदाबाद, सोलापुर, वहाँ जो है काम करने लग गए। फिर कॉटन मिल्स कब, अब ऐसे ऐसे दोबारा कॉटन मिल्स जो है आने लगी। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया जो सेटअप हुई थी ना एज ए स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे में हुई थी 1854 में। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी जो बॉम्बे था had grown an important port for the export of raw cotton from India to England and China। अब जो स्टार्टिंग से ही 19th सेंचुरी से जो बॉम्बे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था, ठीक है, रॉ कॉटन को मतलब इंडिया से कहाँ, इंग्लैंड और चाइना में भेजने के लिए, क्योंकि बॉम्बे क्या है सी पोर्ट के किनारे था और सी से ही पहले जो है लोग सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। और जो मतलब बॉम्बे है वहाँ पे क्या था, ब्लैक सॉइल भी वहाँ पे जो है उसी के पास में थी, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया पे, जहाँ पे कॉटन अच्छे से ग्रो होती है। तो मतलब ऐसे ऐसे क्या हुआ, जो रॉ मटेरियल ईज़िली हमें बॉम्बे में मिलने लगा जिससे कि हम कॉटन बना सकते हैं। फिर 1900 में क्या हुआ, लगभग 84 मिल्स जो है वो स्टार्टेड हो गई बॉम्बे में, और जो बहुत सारे थे वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई, पारसी और गुजराती बिजनेसमैन में, जो जिन्होंने व्यापार से मतलब चाइना में व्यापार करके पैसा कमाया था, उन लोगों ने इस्टेब्लिश किया। फिर मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ में भी आए। जो पहला मिल है वो अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ 1861 में। A year later a mill was established in कानपुर और यूपी। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड फॉर लेबर। अब जैसे जैसे कॉटन मिल्स आए तो लेबरों की भी जो है डिमांड बनी। थाउजेंड ऑफ पुअर पीजेंट आर्टिशियन एंड एग्रीकल्चर लेबर्स मूव टू दिस सिटी टू वर्क इन द मिल्स। जो बहुत सारे लेबर्स जो पहले स्पिनिंग और वीविंग का ही काम करते थे वो अब इंडिया में फिर से मिल बनने स्टार्ट हुए, तो वो सिटीज़ में जाने लगे काम करने के लिए जहाँ ये मिल्स जो बने हुए थे। सो इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब स्टार्टिंग में जब डेवलप हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि और जगह से भी कॉटन बन रहे थे तो उनके साथ कंपटीशन था, तो ये उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा कि कॉम्पीट करना। जो चीप टेक्सटाइल है वो ब्रिटेन से जो इम्पोर्ट होती थी, और जो बहुत सी कंट्रीज़ थी उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है। फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोडक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। फिर दोबारा कैसे जो है कॉटन दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हुआ, मिल्स दोबारा कैसे आए थे। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है उनकी तलवार के बारे में यहाँ पे बताया है आपको, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799। अब देखिए हमने कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ लिया, अब हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, तो इसको हम एक छोटी सी टीपू सुल्तान की कहानी के थ्रू पढ़ेंगे। जो टीपू सुल्तान की तलवार थी उसकी कहानी के थ्रू। तो टीपू सुल्तान ने क्या है 4 वॉर लड़े थे ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, और जो वो मरे भी थे ना तो तलवार उनके हाथ में ही थी, वो तलवार को हाथ में लेते हुए मरे थे।
टीपू लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूज़ियम। इंग्लैंड में जो टीपू की तलवार है वो अभी भी इंग्लैंड के म्यूज़ियम में रखी गई है। अब आपको पता है कि ये जो तलवार थी वो इतनी स्पेशल थी क्यों? क्योंकि जो तलवार थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी और जो उसकी एजेस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा शार्प थी। इवन इफ़ अगर अपोनेंट ने क्या है अपने आप को कवर करके भी रखा है, ठीक है, आर्मर लगा भी रखे, वो तलवार इतनी शार्प थी, उसके एजेस इतने शार्प थे कि वो जो आर्मर है उसको पार करके भी क्या है उसके अंदर जाके इंसान को मार सकती थी। This quality of the sword came from a special type of high carbon steel woods which was produced all over South India। और जो ये इतनी अच्छी क्वालिटी थी ना तलवार की वो इसीलिए थी क्योंकि उसमें क्या एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील जिसको कि वुड्स कहते हैं, जो कि इंडिया में साउथ इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था, उसमें वो चीज़ लगी हुई थी, इसीलिए जो है ये इतनी इम्पॉर्टेंट थी। तो यही चीज़ बताई गई है कि इंडिया का जो आयरन और स्टील था वो कितना अच्छा था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि द क्वालिटी ऑफ स्वर्ड कम फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ, ये बताया, वुड्स स्टील व्हेन मेड इनटू स्वर्ड्स प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विथ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। फिर जब ये वुड स्टील इसमें लगाई गई तो शार्प बहुत ही ज़्यादा उसकी मतलब एज जो थी बहुत ही शार्प थी। ठीक है, फिर जो है फ्रांसिस बुकचंद जो कि जिन्होंने हु टूर थ्रू मैसूर इन 1800 ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेड, जो फ्रांसिस बुकचंद थे जिन्होंने मैसूर में टूर किया था जब टीपू सुल्तान मरे थे उसके 1 साल बाद। ठीक है, ही लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड्स वॉज प्रोड्यूस। उन्होंने बताया कि किस टेक्निक के थ्रू जो है ये वुड्स प्रोड्यूस होती थी। उसने बताया 100 ऑफ स्मेल्टिंग के थ्रू जो है ये वुड्स प्रोड्यूस होती थी। इनमें जो फर्नेस होती थी, जो भट्टियाँ होती थी ना, उसमें आयरन वॉज मिक्सड विथ चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले प्लोट्स। जो आयरन थे ना उसको चारकोल के साथ मिक्स किया जाता था और एक छोटे जो मिट्टी के घड़े होते थे ना उसके अंदर डाल दिया जाता था। फिर क्या करा जाता था, थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील एंड इंगोट्स दैट वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग। फिर उसके बाद क्या है, अब जो क्या है चारकोल को आयरन के साथ मिक्स किया और एक मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दिया, उसके नीचे मतलब भट्टी के ऊपर उसको रख दिया। फिर उसमें स्मेल्टिंग की जाती थी। स्मेल्टिंग मतलब कि उसको तब तक गर्म किया जाता था, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना उससे भी ऊपर तक उसको जो है मेल्ट किया जाता था। फिर उसके बाद जाके हमें जो ये वुड्स स्टील मिलती थी जो कि इतनी अच्छी थी। और जो इंडियन वुड्स स्टील थी ना वो यूरोप साइंटिस्ट माइकल फेराडे जो हैं जिन्होंने की इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डेवलप किया था। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में 4 साल तक इसकी स्टडी की थी वुड्स की, 1818 से 1822 तक। However, the wood steel making process which was so widely known in South India was completely lost by 19th century तक। ये प्रोसेस जो है इतनी फेमस जो वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस थी ये कम हो गई थी। तो सोच सकते हैं आप ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसीलिए हुआ होगा ब्रिटिशर्स के वजह से। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अब। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। जो वुड स्टील को जो प्रोडक्शन होती है ना उसमें क्या एक बहुत ही स्पेशलिस्ट टेक्निक लगती है जिसका है रिफाइनिंग आयरन है। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन जो आयरन स्मेल्टिंग थी इसमें क्या आयरन हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलता था, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता था। जब हम माइनिंग करके भी निकालते थे तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में निकलता था। फिर बहुत सारी प्रोसेस होती थी, स्मेल्टिंग होती थी, उसके बाद हमें आयरन जाके उस आयरन ओर से आयरन हम निकालते थे। तो स्मेल्टिंग की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे 19th सेंचुरी तक कम होने लगी। जैसे कि इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर जो एवरी डिस्ट्रिक्ट जिसमें भी स्मेल्टर थे दे यूज़ लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन। ठीक है, विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स इन टूल ऑफ डेली यूज़। वो लोकल आयरन का यूज़ करते थे और जो ये मैन लोग थे वो स्मेल्टिंग करते थे और जो वुमेन्स थी वो बेलोस मतलब जो भट्टी में आग भी जलानी होती ना तो फूंक मार के या फिर पंप करके जो है उसमें आग लगाती थी ताकि जो चारकोल है वो बर्न हो सके। फिर लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग जो वो डिक्लाइन हो गई थी। बहुत सारे विलेजेस में क्या थे जो फर्नेसेस थे वो भी डिसयूज, वो उनका काम होना भी बंद हो गया था और जो अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस हो रहा था वो भी बहुत डाउन हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए पहला रीज़न तो इसका था जो ब्रिटिशर्स ने न्यू फॉरेस्ट लॉ लगाया था ना जिसके बारे में आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कि उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए थे जहाँ पे गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी इंडियन वहाँ जा ही नहीं सकता है। ठीक है,
तो इसके वजह से जो आयरन स्मेल्टर थे, अब वो चारकोल, जो वुड है उन्हें चारकोल से, मतलब जो कोयला है वो उन्हें वुड से ही मिलता था। अब वो फॉरेस्ट ही नहीं जा पा रहे, तो वो चारकोल कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अगर आयरन बनाना भी है तो उसमें आयरन ओर के साथ चारकोल मिक्स किया जाता था। कहाँ से वो चारकोल लाएंगे, कहाँ से वो आयरन लाएंगे? क्योंकि वहाँ तो जाना ब्रिटिशर्स ने ही मना कर दिया था। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज, दे ऑफन एंटर्ड द फॉरेस्ट, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी वो फॉरेस्ट में क्या छुप छुप के घुसते थे, वहाँ से क्या है वुड्स कलेक्ट करते थे। लेकिन जो ये सारी चीज़ें लंबे समय तक नहीं चल पाई थी। तो बहुत से स्मेल्टर्स थे जिन्होंने ये क्राफ्ट को ही छोड़ दिया था और तरीके ढूंढने लग गए थे अपनी लाइवलीहुड को बिताने के लिए, जीवन को। In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelter had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they use. This reduced their income. लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट ने उन्हें बोला कि चलो ठीक है तुम फॉरेस्ट में जाओ, लेकिन जो आयरन स्मेल्टर था ना उन्हें क्या है बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिससे कि क्या उनकी इनकम भी बहुत कम हो रही थी। फिर क्या हुआ, मोरेवर जो लेट सेंचुरीज़ में जो हुआ, आयरन और स्टील वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। फिर लेट सेंचुरीज़ के अब इंडिया में तो उन्होंने एकदम बंद ही करा दिया आयरन और स्टील का प्रोडक्शन। तो फिर लेट सेंचुरी 19वीं सेंचुरी में जो आयरन और स्टील था वो ब्रिटेन से आता था, ठीक है। आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट। फिर वो जो ब्रिटेन से आयरन आता है उसी को यूज़ करने लगे यूटेंसिल्स बनाने के लिए। सो दिस इनविटेबली लोअर द डिमांड ऑफ आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल स्मेल्टर। तो इसके वजह से जो लोकल स्मेल्टर्स आयरन प्रोड्यूस करते थे उसकी डिमांड बहुत कम हो गई थी। फिर अर्ली 12वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, द आर्टिशियंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील, उन्होंने क्या एक नया कंपटीशन फेस किया। अब देखिए इसके बाद क्या है, आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इंडिया में कैसे आई इसके बारे में पढ़ेंगे। जो आयरन बनाने की, स्टील बनाने की फिर फैक्ट्रीज़ आई थी ना, पहले तो लोग ऐसे ही हाथों से या इन सब चीज़ों से, फिर बाद में बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प से जो है प्रोड्यूस करते थे। द ईयर वॉज 1904, ठीक है। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, चार्ल्स वेल्ड एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड डोराबजी टाटा, ठीक है, द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, वो क्या है छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रहे थे इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट के सर्च में वो छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ घूमे और उन्होंने बहुत सी कॉस्टली चीज़ें भी उन्होंने लगाई जिससे कि वो गुड सोर्स ऑफ आयरन ओर जो उन्हें मिल सके, जिससे कि एक वो मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट इंडिया में लगा सके। मतलब जमशेदजी टाटा ने उन्होंने डिसाइड किया कि हम पैसा ठीक है अलग खर्च करेंगे और इंडिया में जो एक बहुत ही अच्छी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बनाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें जो है फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन सोर्स को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो वो बहुत टाइम तक फॉरेस्ट में घूमे। तो एक दिन, वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन फॉरेस्ट, वो बहुत देर तक, बहुत घंटों तक वो फॉरेस्ट में घूम रहे थे। तो वेल्ज एंड डोरजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज, जो वो थे एक बहुत ही छोटे विलेज में आए और वहाँ उन्होंने देखा कि जो वहाँ के मैन और वुमेन हैं वो बास्केट लोड्स ऑफ आयरन और वहाँ से भर के ले जा रहे हैं, ठीक है। और जो ये लोग थे, ये कौन थे, अगारियास लोग थे। जब उनसे पूछा कि कहाँ से वो ये आयरन और उन्हें मिला, तो अगारियास ने क्या, एक जो ऊपर हिल था उसकी तरफ इशारा किया। जब वेल्ड एंड डोराबजी वहाँ हिल में पहुँचे, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई की और हिल में पहुँचे तो उन्होंने देखा डेंस फॉरेस्ट था बहुत ही ज़्यादा वहाँ, फिर भी मेहनतों के बाद वो हिल में पहुँचे। जब हिल उन्होंने एक्सप्लोर किया, ठीक है, जब वो हिल में गए तो ठीक है, उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि दे जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर दैट दे हैड लास्ट फाउंड दे वट हैड बीन। फाइनली उनको मिल तो गया था जो वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। राजरा हिल्स थी, वहाँ पे उन्हें मिला था आयरन ओर, बहुत ही फाइनेस्ट आयरन ओर था वर्ल्ड का। लेकिन प्रॉब्लम थी वहाँ पे, क्योंकि जो रीज़न था वो क्या था, बहुत ही ड्राई था, सूखा था, पानी वहाँ पे नहीं था। और किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या है, वहाँ पे पानी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो ये चाह रहे थे कि जहाँ पे हमें आयरन ओर मिलेगा उसी के पास में हम फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर देंगे। लेकिन फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए पानी चाहिए और उन्हें पानी मिल नहीं रहा था वहाँ पे। तो फिर जो टाटा है उन्होंने अपनी कंटिन्यू सर्च की, ठीक है, और वो बहुत और सुटेबल प्लेसेस गए जहाँ पे कि वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। However, the Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. अगारिया ने भी उनकी हेल्प करी,
ठीक है। अ फ्यू ईयर्स लेटर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा। फिर बहुत साल बाद क्या है, कुछ साल बाद क्या करा, फॉरेस्ट का एक लार्ज एरिया क्लियर कर दिया। सुबर्णरेखा नदी थी उसके किनारे जो है वहाँ पे फॉरेस्ट था, उसको क्लियर कर दिया और वहाँ पे क्या है उन्होंने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया जमशेदपुर में। हेयर देयर वॉज वाटर, ठीक है, यहाँ पे क्या है वाटर भी था और पास में क्या आयरन ओर डिपॉजिट भी था। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसको टिस्को बोलते हैं वो यहाँ पे जो है स्टील प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया 1912 में। सो टिस्को वॉज सेटअप एट एन, अब बहुत ही अच्छे टाइम पे टिस्को जो है उन्होंने डेवलप की थी। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर, लाइक 19th सेंचुरी तक इंडिया वो स्टील यूज़ कर रही थी जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर हुआ था। एक्सपेंशंस ऑफ द रेलवे इन इंडिया हैड प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस, ठीक है। बहुत टाइम तक क्या है जो ब्रिटेन के एक्सपर्ट थे इंडिया में, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो इंडिया में स्टील प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो लोग यही मानते थे। लेकिन बाय द टाइम टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज, जब फिर जैसे जैसे टिस्को सेटअप हुआ सिचुएशन भी बदली। 1941 में सबसे जो पहला वर्ल्ड वार हुआ उसमें क्या हुआ, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप। अब जो क्या हो रहा था, जो स्टील ब्रिटेन में जो स्टील प्रोड्यूस कर रही थी, अब ब्रिटेन में यूरोप में वॉर हो रहा था तो उनको हथियार चाहिए थे, ठीक है। तो सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन। अब इसके वजह से क्या हुआ, जो इंडिया में स्टील आ रहा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के, वो क्या है वो आना थोड़ा कम हो गया क्योंकि उनको वॉर के लिए भी वो स्टील चाहिए था। तो ड्रामेटिकली क्या हुआ, इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। फिर इसके बाद टिस्को बहुत ही तेज़ी से फैला और फिर सेवरल ईयर्स में क्या हुआ, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरेजेस व्हील फॉर द वॉर। जो टिस्को है वो ही फिर यहाँ से स्टील देने लगा वॉर में लड़ाई करने के लिए। फिर लाइक बाय 1919 में क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या थी, 90% ऑफ स्टील कहाँ से ले जाती थी, जो टिस्को मैन्युफैक्चर करता था। तो ओवर टाइम जो टिस्को है वो बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज बन गया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स टू इनटू इंडिया डिक्लाइन। अब जैसे देखिए, जैसे कॉटन टेक्सटाइल में हुआ उसने कब ग्रो करना स्टार्ट किया, जैसे ही ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडिया में बंद हुआ। तो सेम आयरन और स्टील टेक्सटाइल में भी वही हुआ, आयरन और स्टील भी इंडिया में तभी ग्रो करना स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिशर्स से स्टील और आयरन आना बंद हुआ इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आफ्टर ही, इसके बाद ही ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम, और जैसे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कॉटन टेक्सटाइल में जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाया ना कि जो ब्रिटेन से कपड़ा आएगा वो कोई भी इंडिया में लोग नहीं पहनेंगे। अब लोग पहन ही नहीं रहे थे, खरीद ही नहीं रहे थे, तो वहाँ से कपड़ा आना भी बंद हो गया और आयरन स्टील आना भी बंद हो गया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है फिर क्या है डेवलप होना स्टार्ट हुआ ब्रिटिश में, इंडिया में आयरन और स्टील और कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ और कॉटन टेक्सटाइल ब्रिटिशर्स के टाइम में कैसे डिक्लाइन हुआ, फिर उन्होंने दोबारा से कैसे जो है उन्होंने दोबारा कैसे वो आए और कैसे फिर दोबारा फेमस हुई, ये दोनों फैक्ट्रीज, इनके बारे में पढ़ा हमने। तो आई होप मैंने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।